नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन पर आधारित जो सीरीज है उसका तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम थर्ड चैप्टर विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। हमने 2024 बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज प्रारंभ कर रखी है। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से संबंधित वीडियोज तैयार कर दिए हैं। आज हम थर्ड चैप्टर लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। विद्यार्थी अपने क्लासमेट के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का लाभ ले सकें। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न और कितने अंक के प्रश्न आएंगे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि इस चैप्टर में से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 2 पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी एक पूछा जाएगा और लघुत्तरात्मक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो प्रत्येक जो प्रश्न है वो आधा अंक का होगा, 2 पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर 1 अंक के। जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो भी आधा आधा अंक के होंगे और वो भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आधा अंक का होगा। अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है वो 1 अंक का पूछा जाएगा, जबकि लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है वो 1.5 अंक का पूछा जाएगा। और कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें से 2 वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे, एक रिक्त स्थान वाला हो जाएगा। ये काफी छोटे क्वेश्चन है। और देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस तरीके से बोर्ड ने ब्लूप्रिंट के साथ में मॉडल पेपर जारी किया है उसमें काफी इजी क्वेश्चन है, उसी टाइप के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखें कि गतिशीलता का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। गतिशीलता का एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो क्या होता है? तो देखिए, गतिशीलता को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको समझ लीजिए। गतिशीलता को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वीडी अपॉन में ई के बराबर होता है। तो देखिए, म्यू का मात्रक वीडी अपॉन में ई के मात्रक के बराबर होगा। वीडी का जो मात्रक है अपवन वेग मीटर प्रति सेकंड और विद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर। तो फाइनली जो इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र में भी शामिल है। दूसरा प्रश्न आप देखें, विद्युत धारा आई और अपवन वेग वीडी में क्या संबंध होता है? तो देखिए, अपवन वेग वीडी बराबर होता है आई अपॉन में ए एन ई। तो यहां से आई बराबर हमारे पास में आ जाएगा ए एन ई वी डी। तो यहां से आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो देखिए, 1 kWh 1 किलोवाट घंटा, इसे हम अपनी आम भाषा में यूनिट भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको kWh से भी पुट किया जाता है। इसको अपनी साधारण भाषा में यूनिट कहा जाता है। विद्युत खर्च का मात्रक होता है ये, ठीक है। 1 घंटे में खर्च विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। तो 1000 वोट का यदि कोई उपकरण, ठीक है, और 1 घंटे तक काम करें
तो उसको हम kWh कहेंगे। तो 1000 गुणा 3600 सेकेंड और वाट इंटू सेकेंड, घंटे को देखिए मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, वाट इंटू सेकेंड को हम जूल कहते हैं। तो यहाँ से 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो देखिए आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। एक आदर्श सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब किसी सेल से धारा ली जाती है, सेल से धारा ली जाती है तब टर्मिनल वोल्टता का सूत्र होगा। जब धारा ली जाती है तो सेल होता है निरावेशित। तो निरावेशन के समय देखिए, निरावेशन के समय टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है E माइनस IR। यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि जैसे मान लीजिए कि सेल को हम आवेशित कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो धारा की डायरेक्शन है वो पहली वाली स्थिति की विपरीत दिशा में प्रवाहित तो होगी, और जो टर्मिनल विभवांतर है, टर्मिनल वोल्टता है, उसमें ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। तो ये तो तब है जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं, और वैसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? देखिए अश्व शक्ति, अश्व शक्ति इसको हम अंग्रेजी में हॉर्स पावर कहते हैं, और शॉर्ट में हम इसको HP से पुट करेंगे। ये 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए चित्र में धारा I बराबर 3 एम्पियर और जो क्षेत्रफल है वो 6 गुणा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, तो धारा घनत्व होगा। देखिए विद्यार्थियों, धारा घनत्व बराबर हम क्या जानते हैं? धारा घनत्व को जैसे लिखते हैं, ये होता है I अपॉन में A cos थीटा, जहां थीटा S और J के बीच का कोण होता है। मैं यहां पर A के स्थान पर S लिख देता हूं। S यहां पर क्षेत्रफल है। ओके, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। I का जो मान है वो है 3, S का जो मान है वो है 6 गुणा 10⁻⁻6, और कोस देखिए जो थीटा है इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 60 डिग्री। वैसे क्वेश्चन में 60 डिग्री ही दे रखी है, मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है। तो कोस 60 डिग्री 6 गुणा 10⁻⁻6, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। यहां से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 10⁻+6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गतिशीलता की विमा क्या है? तो देखिए गतिशीलता को हम म्यू से पुट करते हैं। म्यू की विमा वही होगी जो VD अपॉन में E की विमा होगी। VD अपॉन में E की विमा, जो VD है वो हमारे पास में होता है अपवन वेग, और E यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, तो देखिए यहां से वेग की जो विमा होती है वो L1 T-1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F अपॉन में Q होती है। F की विमा हो जाएगी M1 L1 T-2 अपॉन में होता है Q, तो Q की विमा हो जाएगी A1 T1। फाइनली देखिए क्या निकल कर आएगा हमारे पास में, m की घात -1, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा तो L0, T -1 इस T+1 से कैंसिल हो जाएगा तो T की घात
2 और A1, ये हमारे पास में म्यू की विमा आएगी। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पीयर की धारा देता है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, टर्मिनल विभवांतर सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर है कि जो बाह्य परिपथ है उसमें से बहने वाली धारा और बाह्य प्रतिरोध के गुणन से हम लिख सकते हैं। तो 0.2 गुणा में 10, तो ये हमारे पास में आ गया है 2 वोल्ट। अब हम बात करते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध की। हम V बराबर जानते हैं E माइनस आई आर, इसे हम आई आर बराबर E माइनस वी लिख सकते हैं और R बराबर E माइनस वी अपॉन में I लिख सकते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए। E का मान हमें दे रखा है 2.1 वोल्ट, V का मान 2, I का मान 0.2, तो ये आ जाएगा 0.1 बट्टे में 0.2, 1 बट्टा 2, 0.5 ओम। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किरचॉफ के नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर, तो ये पहला नियम है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो हमें ये कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और जो दूसरा नियम है वो हमें ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में विभव पतनों का जो योग होता है वो 0 होता है। यह हमने दोनों चीजें क्लियर कर दी है। तो यहां पर संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिए गए चित्र में धारा I का मान क्या होगा? तो देखिए, किरचॉफ के प्रथम नियम से हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। किरचॉफ के प्रथम नियम से देखो, ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको तभी समझ आएंगे जब आपके फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराएं, आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि से दूर जाने वाली धाराएं, जाने वाली धाराएं, संधि के पास में देखिए कौन कौन सी आ रही है। ये आ रही है 5 एम्पियर, ये आ रही है 4 एम्पियर और ये आ रही है 2 एम्पियर। अब संधि से दूर कौन सी जा रही है? आई जा रही है और ये वाली 4 एम्पियर भी जा रही है। ठीक है। देन यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में आई का मान 7 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपवन वेग Vd की विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है? देखिए, अपवन वेग को हम Vd से लिखते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में एक रिलेशन होता है E अपॉन m इंटू में E। यहां पर ओम के नियम के अनुसार ही ये रिलेशन प्राप्त होता है। क्लियर? तो यहां से जो Vd है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अपवन वेग दोनों
एक दूसरे के समानुपाती होंगे। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है, यदि उसकी लंबाई खींचकर पूर्व मान की दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा। देखिए, प्रारंभिक जो प्रतिरोध है, प्रारंभ में हमें जो प्रतिरोध दे रखा है उसको हमने लिखा है आर से, जो कि रो एल अपॉन में 1 के बराबर है। अब ये कहा जा रहा है कि खींचकर लंबाई दुगुनी कर दें। मान लें कि खींचकर एन गुणा करने पर, फिर हम ज्ञात कर लेंगे, खींचकर एन गुणा कर दिया जाए, एन गुणा करने पर जो नई लंबाई है उसको मैं लिख रहा हूं एल डेस से, तो पहली वाली लंबाई की एल गुणा हो जाएगी, एन गुणा हो जाएगी। अब देखिए, आयतन अपरिवर्तित रहता है, तो प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन सेम रहेगा। प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन है वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए, इस चीज को आप एक बार, इस क्वेश्चन को आप समझ लें कि ये हमारे पास में एक तार है, इसकी लंबाई है एल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए। जब हमने इसको खींचकर एन गुणा कर दिया तो लंबाई हो गई है एल डेस और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्योंकि जब इसको खींचकर लंबा करेंगे तो इसकी मोटाई में कमी आ जाएगी। लेकिन इसका प्रारंभिक आयतन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई अंतिम आयतन के बराबर होगा, तो ए डेस एल डेस। क्लियर। यहां से हम ज्ञात करना चाह रहे हैं ए डेस, तो ए डेस बराबर आ जाएगा ए इंटू में एल बट्टे में एल डेस। एल डेस हमने अभी बताया आपको एन इंटू एल होता है, तो जो क्षेत्रफल है ए डेस यह आ जाएगा ए बट्टे में एन। क्लियर। अब यहां पर आप ध्यान दें, अंतिम प्रतिरोध क्या होगा। अंतिम प्रतिरोध, तो जो अंतिम प्रतिरोध है उसको मैं लिख देता हूं आर डेस से, रो एल डेस बट्टे में ए डेस। तो रो एल डेस जो कि एन इंटू एल, ए डेस जो कि ए बट्टे में एन, तो यहां से आ जाएगा एन स्क्वेयर रो एल बाई ए, तो एन स्क्वेयर इंटू आर। तो इसका मतलब है कि यदि हम किसी तार को खींचकर एन गुणा कर दें तो जो नया प्रतिरोध है वो एन स्क्वेयर गुणा हो जाता है। ठीक है। और यहां पर एन का मान कितना, यहां पर एन बराबर है 2, तो 4 गुणा हो जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा। यदि इसको खींचकर 3 गुणा कर देते तो प्रतिरोध 9 गुणा हो जाता, 3 का स्क्वायर हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्न में से कौन सी राशियां नहीं बदलती। देखिए, तार गर्म हो रहा है तो ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है। तो देखिए, ताप के साथ में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध की वैल्यू है वो परिवर्तित हो जाती है, प्रतिरोध का मान बदल जाता है। प्रतिरोधकता परिवर्तित होती है, प्रतिरोधकता कह दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध कह दीजिए, इसको हम रो से लिख रहे हैं, इसको हम आर से लिख रहे हैं। अपवन वेग, अपवन वेग भी बढ़ जाता है, अपवन वेग बढ़ जाता है, इसको हम वीडी से लिखते हैं। तो ताप बढ़ने पर ये सब तीनों ही राशियां प्रभावित होती है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस वजह से ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। तो ये सारी राशियां परिवर्तित हो जाती है,
ये सारी राशियां क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। दो वक्रों VI को दर्शाया गया है, कौन से चालक का प्रतिरोध अधिक होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे। हम आपको बता दें कि ओम के नियम से हम ये जानते हैं कि V और I है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, और जब भी यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट प्रतिरोध के रूप में आ जाएगा जो कि V बट्टे में I के बराबर होगा। अब मैं यहां पर इन चीजों को समझाने के लिए एक वक्र आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में एक छोटा सा डायग्राम मैंने फिर से निर्मित किया है। इधर है V, इधर है I, ठीक है। यहां से ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, और ये वाली जो वैल्यू है उसको हम V मान लेते हैं, इसको हम I मान लेते हैं। अब मैं यहां पर देखिए ग्राफ का ढाल, और जो ग्राफ का ढाल होता है इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा खुद लंब बट्टे में आधार के बराबर होता है, ठीक है। और यहां पर जो लंब है वो है V, आधार है I, तो जो V बट्टे में I है इसको हम लिख देते हैं प्रतिरोध। तो जो tan थीटा है वो प्रतिरोध के बराबर होता है, जिसके लिए थीटा अधिक होगा उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा। और यहां पर आप देखेंगे कि A के लिए थीटा अधिक है। ये वाला जो एंगल है थीटा A कह दें, ये वाला जो एंगल है इसको हम थीटा B कह दें। तो थीटा A ग्रेटर देन थीटा B, अतः इनके संगत A का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, B का रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां पर A का रेजिस्टेंस अधिक होगा। किसका पूछा है कि अधिक पूछा है, तो A का अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर चालक के VI वक्रों को दर्शाया गया है, तो इन तापों के संगत प्रतिरोध R1 व R2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये हमारे पास में अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही प्रतिरोध के लिए दो ग्राफ दिखाए गए हैं। तो इनके संगत जो प्रतिरोध है वो R1 और R2 है। तो चालकों के लिए हम क्या जानते हैं, चालकों के लिए एक रिलेशन हम जानते हैं, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ताप बढ़ता है, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी इंक्रीज होगा। यहां पर हमारे को भिन्न भिन्न तापों पर दिखाया गया है, तो निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जिसके लिए थीटा अधिक होता है उसका रेजिस्टेंस भी अधिक होता है। तो यहां पर यदि मैं इसके संगत जो रेजिस्टेंस है वो R1 कह दूं, इसके संगत जो रेजिस्टेंस है वो R2 कह दूं, तो और इसके संगत जो थीटा उसको थीटा 1, इसके संगत जो एंगल है, तो यहां पर देखिए कुछ चीजें क्लियर हो रही है। थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, तो R1 बड़ा होगा R2 से, और ताप भी बड़ा होगा T1 ग्रेटर देन T2। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक सुगराही व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति से अल्प विचलन होने पर धारा मापी में अधिक धारा प्रवाहित होनी चाहिए। कि सुगराही का मतलब है अल्प विस्थापन पर भी, अल्प विचलन करने पर भी पर्याप्त धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो धारा मापी में पर्याप्त धारा बहती है, तो जो व्हीटस्टोन सेतु है
वो एक सुग्राही व्हीटस्टोन सेतु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, जूल के तापन नियम से हम ये जानते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा H बराबर, ऊष्मा बराबर हम जानते हैं I स्क्वेयर R T, ठीक है। और यहां से आप देखेंगे हमारे को R की वैल्यू पूछिए, तो R बराबर हमारे पास में आ जाएगा H बट्टे में I स्क्वेयर इंटू टी, वैल्यू पुट कर दीजिए। H का जो मान है वो हमें दे रखा है 80 जूल, I का जो मान दे रखा है वो हमें दे रखा है 2, और T का जो मान है वो हमें दे रखा है 10। तो 80 बट्टे में 4 गुणा 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 बट्टे में 4 आ जाएगा हमारे पास में 2 ओम। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों, अब यहाँ पर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने जा रहे हैं, क्योंकि रिक्त स्थानों से संबंधित भी एक क्वेश्चन यहाँ पर इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि सेल रासायनिक ऊर्जा को, सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भौतिक राशि का मात्रक ओम इंटू मीटर है। ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक ओम इंटू मीटर है? तो ये विशिष्ट प्रतिरोध कह दीजिए, या आप इसको प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो ओम इंटू मीटर होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम संरक्षण नियम पर आधारित है। किस संरक्षण नियम पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है। क्लियर? किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता, ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता घट जाती है। उसकी चालकता क्या हो जाएगी? घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध इंक्रीज होगा, जबकि चालकता घट जाएगी। अति चालक पदार्थों का प्रतिरोध होता है, अति चालक पदार्थ सुपर कंडक्टर, और सुपर कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। इनकी चालकता अनंत, प्रतिरोधकता शून्य। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर घटता है। तो देखिए, इसको एक बार क्लियर कर लें। 7वां जो क्वेश्चन है उसको आप समझेंगे। जो प्रतिरोध है R, ये होता है रो L बट्टे में A। तो R और L है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। घटने पर घटता है, बढ़ने पर बढ़ता है, और घटने पर घटता है। तो ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ये जो 7वां प्रश्न आप देख रहे हैं ये मॉडल पेपर में भी है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जब विद्युत क्षेत्र लगा हुआ हो तो चालक में उत्तरोत्तर संघटनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का जो पथ है वो होता है। विद्यार्थियों, जब कोई, ये जैसे हमारे पास में कोई चालक है, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारे पास में कोई चालक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। अब जैसे लगातार दो टक्कर के दौरान इसके ऊपर हमने लगा रखा है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा था, जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है,
इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन परवलयाकार पथ पर गति करता हुआ वो गति करेगा। कैसे पथ पर गति करेगा? ये परवलयाकार पथ पर गति क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर एक बल लगेगा F बराबर माइनस में E इंटू ई, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इसके ऊपर एक बल काम करेगा, वह बल इसको परवलयाकार पथ पर घुमाने का काम करता है। तो परवलयाकार पथ पर गति करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि खुले परिपथ में सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के बराबर होता है। तो 9वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यहां पर देखेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि टर्मिनल विभवांतर V बराबर E माइनस आई आर। खुले परिपथ के अंदर धारा 0 हो जाएगी। खुले परिपथ का मतलब है सर्किट में कुंजी नहीं लगी हुई है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही, धारा का मान 0, तो V बराबर E माइनस 0 इंटू स्मॉल आर। तो V है वो E के बराबर होगा। टर्मिनल विभवांतर है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। फिर आप देखें, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अफवा वेग से गति करते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का त्वरण होता है। तो देखो, इसको मैं समझा देता हूं कि किसी भी चालक के ऊपर जब विद्युत क्षेत्र लगा हुआ हो तो उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं वो गति करेंगे। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र लगेगा तो यहां पर विद्युत बल भी काम करेगा, विद्युत बल भी काम करेगा। विद्युत क्षेत्र में की उपस्थिति में विद्युत बल भी काम करेगा, उपस्थिति में विद्युत बल काम करेगा। तो विद्युत बल काम करेगा, कार्य करेगा। तो हमारे को यह लगता है कि जब विद्युत बल काम करेगा तो बल का त्वरण काम करना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण, इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन नियत वेग से गति करते हैं, नियत वेग से गति करते हैं, अर्थात उनका जो त्वरण है वो शून्य होता है। वेग नियत रहेगा तो उनका त्वरण क्या रहेगा? 0 रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेकर चलेंगे यहाँ पर अति लघुत्रात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से एक पूछा जाएगा। और देखिए, ये जो पहला ही जो प्रश्न लिया है हमने, मॉडल प्रश्न पत्र का प्रश्न लिया है कि अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता रो और ताप टी के बीच में ग्राफ खींचिए। तो एक रिलेशन होता है रो बराबर रो 0 एक्सपोनेंशियल Eg अपॉन के टी। देखो, ये रो 0 है, ये है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, प्रारंभिक प्रतिरोधकता, प्रारंभिक प्रतिरोधकता। इसके अलावा जो Eg है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इसके साथ में ये जो K है ये है बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक होता है ये। और
टी यहां पर ताप होता है, टी ताप है। तो आप यहां पर देखेंगे तो यहां से इस फॉर्मूले से स्पष्ट है कि जो प्रतिरोधकता है वो ताप के साथ में चरघातांकी रूप से घटती है। उनके बीच में जो ग्राफ है वो इस टाइप का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए। ओम के नियम का सदिश रूप J वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर होता है। क्लियर? विद्यार्थियों, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं यहां पर कि इस नियम को हम ओम के नियम का ये सूक्ष्म रूप भी है, सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप या सदिश रूप। ओम के नियम का जो अदिश रूप है वो हम पढ़ते ही आए हैं। अदिश रूप होता है V बराबर आई आर, और इसको हम स्थूल रूप भी कहते हैं, स्थूल रूप भी इसको कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, धारा घनत्व की डेफिनेशन क्या है। धारा घनत्व को हम जैसे पुट करते हैं और ये होता है I अपॉन में A। डेफिनेशन क्या है देख लीजिए कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। इसका मात्रक विमा भी आपको पता होना चाहिए। एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि है जिसकी डायरेक्शन धारा की दिशा में होती है। डायरेक्शन किधर होगी? धारा की दिशा में। इसके मात्रक की बात करें तो देखिए I एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो देखिए, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन कारकों के ऊपर डिपेंड करता है? तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है इसको हम स्मॉल r से लिखते हैं। ये देखिए एक ट्रिक है, CID अपॉन 80 इन राशियों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, R का मान है वो C पर डिपेंड करता है। इसका मतलब C यहां पर कंसंट्रेशन है, सांद्रता, सांद्रता पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो R का मान है ये I के समानुपाती होता है, मतलब उसमें से बहने वाली धारा पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा यहां पर है D यहां पर दोनों प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी। इसके अलावा जो R है ये A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। A यहां पर प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल। इसके अलावा यहां पर हमें दे रखा है T। विद्यार्थियों, T ताप है तो ताप के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। CID अपॉन 80।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करेंगे अब हम यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं। टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर एक ही बात है। तो देखिए, बंद परिपथ में सेल के एक टर्मिनल से बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश वाहकों को ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। तो देखिए, डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर रहा हूं। बंद परिपथ में बंद परिपथ में बंद परिपथ में प्रति एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। क्लियर। जैसे हमारे पास में ये कोई सेल है और इस सेल से हमने कनेक्ट कर रखी, ये हमारे पास में सेल की दोनों छड़ें हैं। ये एक छड़ है, ये हमारे पास में उसकी दूसरी छड़ है, दोनों प्लेटें हैं। अब बाह्य परिपथ में हमने इन प्लेटों को कनेक्ट कर रखा है एक रेजिस्टेंस से। तो किसी आवेश को एक प्लेट से, ये प्लेट नंबर 1 है, और एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक, मतलब ये टर्मिनल, ये एक धनावेशित प्लेट है तो दूसरी ऋणावेशित प्लेट है, एक कैथोड है तो दूसरा एनोड है। ठीक है। तो बाह्य परिपथ में प्रत्येकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए प्रतिबंध लिखिए। तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन अवस्था के लिए जो प्रतिबंध है वो देखिए, P/Q बराबर होना चाहिए R/S। आपको इतना ही लिखना है। यह है संतुलन की स्थिति में प्रतिबंध। फिर देखिए विद्यार्थियों, मीटर सेतु इस साल सिलेबस से हटा लिया है, लेकिन आपको फिर भी जो व्हीटस्टोन सेतु का टॉपिक है उसमें ये दे रखा है कि जो मीटर सेतु होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। ये सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दिए गए परिपथ में चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि इस बिंदु में, इसको नाम दे देता हूं बिंदु P पर आने वाली धाराओं का योग दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो I डैश का मान बिंदु P पर आने वाली धाराओं के योग के बराबर, तो ये 7 एम्पियर होगा। फिर मैं बात करता हूं Q पर, तो Q पर I डैश आ रहा है, तो आने वाली धाराओं का योग ये तो है P पर। अब मैं बात करता हूं Q पर, तो I डैश आ रही है और जा रही है I+4। तो यहां से I की जो वैल्यू है वो आ जाएगी I डैश
-4 और आई डैश का जो मान है वो है 7। आई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 एम्पियर। तो यहां से बहने वाली जो धारा है वो 3 एम्पियर होगी। देखिए, सेल की टर्मिनल वोल्टता और सेल के विद्युत वाहक बल में अंतर लिखिए। तो वैसे तो ये थोड़ा सा अति लघुत्रात्मक प्रश्न की श्रेणी में नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट ये यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो इनमें आपको इनकी डेफिनेशन पुट कर देना है। तो टर्मिनल वोल्टता की डेफिनेशन मैंने थोड़ी देर पहले ही पुट की है। तो सेल की टर्मिनल वोल्टता की डेफिनेशन देनी है कि प्रति एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। और दूसरा हमें पूछा है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है बंद परिपथ में प्रति एकांक धनावेश को, बंद परिपथ में प्रति एकांक धनावेश को, प्रति एकांक धनावेश को एक पूर्ण चक्कर को, एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य, लगाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्लियर? E बराबर W सारे परिपथ में, बाह्य परिपथ में भी और आंतरिक परिपथ में भी, बट्टे में Q। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये होता है केवल जो W होता है वो बाह्य परिपथ में आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर देख लेते हैं। प्रश्न देख लीजिए। पहले दिए गए परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो सर्किट में से बहने वाली जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है विद्युत धारा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो विद्युत वाहक बल हैं, 2 सेल हैं। एक सेल का विद्युत वाहक बल यदि मैं E1 कंसीडर कर लूं, दूसरे का E2 कंसीडर कर लूं, दोनों विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं, तो अधिक वाले में से कम वाला घटा देंगे, तो E2 माइनस E1, ये तो कुल विद्युत वाहक बल हो गया। कुल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध, इसको हम R से पुट करते हैं, 4 ओम है, प्लस आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि तीनों ही श्रेणी क्रम में है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 माइनस 2 बट्टे में 4 प्लस 2 प्लस 2। तो यहां से हमारे पास में I बराबर देखिए क्या निकल कर आ रहा है, 2 बट्टे में 8, 1 बट्टे में 4, यह आ गया 0.25 एम्पियर। समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश वाहकों की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए जो गतिशीलता का फॉर्मूला है उसी से ही हम इसको परिभाषित करने जा रहे हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखिए
कि किसी चालक पर E बराबर हम क्या पुट कर दें, E बराबर हम ले लें 1 वोल्ट प्रति मीटर, तो म्यू आ जाएगा हमारे पास में VD के बराबर। यहां से हम इसको परिभाषित करने वाले हैं। तो किसी चालक पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसमें मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग गतिशीलता कहलाता है। गतिशीलता कहलाता है। क्लियर? तो डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए, मैंने फॉर्मूले से ही इसको परिभाषित किया है। फिर देखिए, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो देखिए, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता अर्धचालकों की घटती है। किनकी घटती है? अर्धचालकों के साथ में ऐसा होता है, ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। तो शुद्ध सिलिकॉन ले लीजिए, शुद्ध जर्मेनियम ले लीजिए, इसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड ले लीजिए, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड ले लीजिए। तो आपको केवल दो एग्जाम्पल पूछे हैं, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड भी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 ओम इंटू मीटर, ρ2 ओम इंटू मीटर, ρ1 और ρ2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो आप यहाँ पर 2 मीटर देख रहे हैं, 1 मीटर ये है, इसकी जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस सेम है, दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, तो इनकी प्रतिरोधकताओं का जो अनुपात है वो 1:1 आएगा। क्योंकि प्रतिरोधकता है वो लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती। प्रतिरोधकता का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर डिपेंड करता है। तो 1:1 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां से इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो विद्यार्थियों, सबसे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जो पूछा जाने वाला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो है किरचॉफ का नियम। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा सकता है? किरचॉफ के नियम पूछे जा सकते हैं कि किरचॉफ का पहला और द्वितीय नियम लिखिए। ये इन नियमों में देखो, इनके साथ में आपको पूछा जा सकता है कि इनका गणितीय रूप भी लिखिए। इनका गणितीय रूप आपसे लिखवा जा सकता है। ये किन संरक्षण नियमों पर आधारित हैं? इनके अंदर कौन से संरक्षण नियम लागू होते हैं वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर में से। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखें कि व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। तो आपको चित्र बनाकर जो रिलेशन है P/Q बराबर R/S ये पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो प्रश्न है वो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2023 की बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को इस साल भी पूछा जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम अगला जो प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं
कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं, आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है, दोनों सेलों के पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। तो इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल का व्यंजक आपको पूछा जा सकता है। वैसे इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये वृहद क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। ये 1.5 अंक में पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो 3 या 4 अंक का होता प्रश्न तो यह वाला क्वेश्चन आ सकता था, काफी बड़ा है। फिर भी आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें। कई बार जो बोर्ड पेपर है उसमें थोड़ा सा कई बार वो ब्लूप्रिंट से हट जाते हैं, ब्लूप्रिंट की लीक से हट जाते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ओम के नियम के सदिश रूप J वेक्टर बराबर सिग्मा E वेक्टर की व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखिए ये जो प्रश्न है वो आपको पूछा जा सकता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि कभी सरल प्रश्न पत्र आएगा तो ओम का नियम भी पूछा जा सकता है, केवल ओम का नियम। जब प्रश्न पत्र बिल्कुल सरल आए, ओम का नियम भी आपको पूछा जा सकता है। उसमें आपको अदिश रूप ही बताना है, V बराबर IR वाला ही पुट करना है। अब देखिए इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो हमारी एप्लीकेशन है यूट्यूब पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, BCS अकेडमी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए। वहां से आपको हैंड रिटन नोट्स प्राप्त हो जाएंगे और उनमें प्रत्येक का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत धारा और अपवन वेग से संबंध स्थापित कीजिए। तो ये रिलेशन भी आपको पूछा जा सकता है। VD बराबर I अपॉन में ANE भी आपको पूछा जा सकता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, वैसे तो इस चैप्टर में से प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो हटा दिया है, लेकिन अब जो प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं कि यदि प्रत्येक 12 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक एक घनीय परिपथ जाल में जुड़े हुए तो घन के विकिरणित सम्मुख कोनों के मध्य इस परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारी बुक का, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये 2023 की बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, ये मॉडल प्रश्न पत्र में भी है। इस वजह से हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए लिया है जो कि व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। इसको आप देखेंगे संतुलन की स्थिति में। देखिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए कि यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हम लेकर चलते हैं P, ये हम लेकर चलते हैं Q, ये इन दोनों की जगह पर हम लेकर चलते हैं R, ठीक है, और ये हम लेकर चलते हैं S। तो देखिए ये जो R इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इसको हम कर देते हैं R डैश, मतलब हमारे को R डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, P का मान 20 ओम, Q का जो मान है वो 10 ओम और S का मान 1 ओम। हम यहां से संतुलन प्रतिबंध से R का मान ज्ञात कर लेंगे। तो R बराबर हमारे पास में आ जाएगा S इंटू पी बाई क्यू। क्लियर, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 गुणा 20 बट्टे में 10, तो यहां से इस R का मान आ जाएगा 2 ओम। अब देखिए एक हमारे पास में है R डैश, इस 6 ओम के रेजिस्टेंस को मैं कह देता हूं R डबल डैश और इनका परिणामी है कैपिटल R। तो R डैश व R डबल डैश का तुल्य प्रतिरोध जो कि R है, जो कि
आर है, दोनों यहाँ पर समांतर क्रम में है, आर डैश और आर डबल डैश। तो यहाँ पर हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर डैश की। तो 1 में आर डैश बराबर 1 में आर माइनस 1 में आर डबल डैश। तो 1 में आर तो 1/2। आर डैश की वैल्यू यहाँ पर है 6। देन यहाँ से अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 1, 2/6, 1/3 और यहाँ से हमारे पास में आर डैश की जो वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी 3 ओम। और हमारे को यही फाइंड आउट करना था। ओके, अब देखिए विद्यार्थियों, आप को जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं वो आप ध्यान देंगे। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, तो देखिए पहले तो R बराबर रो L अपॉन में A, ये एक काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। V बराबर IR, इस पर भी आधारित आ सकते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन वैसे तो बोर्ड एग्जाम से जो नया सिलेबस है उसमें से हटा दिया गया है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। VD बराबर I अपॉन में ANE पर भी आधारित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको भी आप अपने दिमाग में रखें, क्लियर करके रखें। इसके अलावा म्यू बराबर होता है VD अपॉन में E, तो इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने 3rd चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।